कृष्णा ज्ञान विद्या चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम जो विश्व की प्रमुख घटनाएं में जो पढ़ रहे थे उससे आगे का प्रकरण है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ। हमने देखा था द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के बीच जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद जो नई एक संस्था बनी, यानी हमने देखा था पहले विश्व युद्ध के बाद में एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी, जो राष्ट्र संघ बनी थी, उसकी असफलता के बाद जो है वो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय यानी दुनिया में जो विश्व के जो अनेक देश हैं या हम कह सकते हैं जो महाशक्तियां हैं, विश्व की जो सर्वोच्च शक्तियां हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक जो वापस जो संस्था है उसको स्थापित करने के उद्देश्य से यानी बहुत सारे विचार विमर्श किए, सम्मेलन किए, जो है वार्ताएं की, वो प्रारंभ की उन्होंने। तो इसी क्रम में इन्हीं प्रयासों में उन्होंने जैसे है वो अंटार्कटिक चार्टर बनाए, या मास्को सम्मेलन है, तेहरान सम्मेलन है, कासाब्लांका सम्मेलन है, याल्टा सम्मेलन है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, ये इनमें विशेष महत्वपूर्ण रहे। यानी इन सब का जब बीच बीच में कई बार ये सम्मेलन आयोजित किए गए इनकी दृष्टि से एक नई जो संस्था बनाने के लिए, जिसके बारे में पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संस्था को बनाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन किए गए। तो इसी क्रम में जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जब अलग अलग चार्टर, मैंने बताया अंटार्कटिक चार्टर है, कासाब्लांका है, तेहरान है, मास्को है, याल्टा सम्मेलन है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, तो इसी प्रकार ये जो सारे सम्मेलन किए गए, इसी का अंतिम रूप देने के लिए एक जो हम कह सकते हैं 25 अक्टूबर, जो 25 अप्रैल 1945 को एक अमेरिका का शहर है सैन फ्रांसिस्को, इसमें यहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया। इसके द्वारा जो विश्व की जो सर्वोच्च शक्तियां हैं वो इकट्ठी हुई और उस सम्मेलन में भाग लें। कहा जाता है कि इसमें जो 51 देश हैं उसके जो 850 प्रतिनिधि इसमें यहाँ पर उन्होंने भाग लिया था। जो प्रतिनिधि आए थे इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के लिए, तो 51 देश और उसके 850 प्रतिनिधि यहाँ पर वो एकत्रित होने के लिए आए थे। तो वहाँ पर 50 जो देश उन्होंने तो उसी समय हस्ताक्षर कर दिए थे। पोलैंड के बारे में कहा जाता था उसने बाद में जो हस्ताक्षर किए, तो उनको पोलैंड को मिलाकर कुल कितने हो गए, 51 जो सदस्य थे उन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार फिर बाद में 24 अक्टूबर, ये ध्यान रखना विशेषकर 24 अक्टूबर 1945 को जितने भी इसके संस्थापक सदस्य थे उन्होंने अपने अपने देश की जो संसद से स्वीकृति लेकर और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी सारी की सारी स्वीकृति के बाद ये पूरा का पूरा एक ये प्रक्रिया में एक संस्था का रूप ले लिया, जिसको क्या कहा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ये कई बार आता है ये प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। यानी पूरी की पूरी जब प्रक्रिया बनकर तैयार हो गई, विचार विमर्श हो गए, सम्मेलन हो गए, अंतिम रूप मिल गया, उसके बाद सारी प्रक्रिया होने के बाद इसको ये रूप दे दिया गया 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जो है वो संघ दिवस मनाया जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या है, हमने देखा था जो राष्ट्र संघ के उद्देश्य है वो ये उद्देश्य इसके भी रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना, विश्व के जितने भी जो देश हैं उनमें शांति कायम रखना, विश्व के जितने भी देश हैं उनके जो आपसी जो निपटारा है उनके लिए न्याय देना, आपसी जो मतभेद है उनको दूर करना, और जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरोधी न होकर एक दूसरे के सहयोगी के रूप में रहें, इस तरह के ये संयुक्त राष्ट्र के संघ के द्वारा उद्देश्य हम कह सकते हैं ये इसके उद्देश्य रहे हैं। कोई भी राष्ट्र हो यदि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है तो उसके लिए क्या है, उसको अपने सदस्य यदि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में विश्वास करता है तो ये उसका सदस्य बन सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आज। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है पूरा का पूरा हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, उन्हीं में पूरा का पूरा है इसका वर्णन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में सबसे पहले बात करें तो महासभा,
इसके कितने जो अंग हैं, 6 अंग माने गए हैं। कितने हैं? 6। सबसे पहला हम कह सकते हैं महासभा, दूसरा इसकी सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है इसका न्यास परिषद, पांचवा इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा इसका हम कह सकते हैं सचिवालय। यानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ये जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, सभी का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है इसके संयुक्त राष्ट्र संघ को हम कह सकते हैं। तो महासभा है, ध्यान देना, महासभा, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये इसके कितने, ये 6 अंग माने गए हैं। सबसे पहले मैं यदि महासभा की बात करूं, महासभा में बात करें तो ये भी एक जो हम कह सकते हैं जैसे एक संसद का रूप होता है, वैसे ये हम संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसद है, इस व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद। जो लोकसभा, राज्यसभा जो प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनी, तो इसी प्रकार हम यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका किसको कह सकते हैं? महासभा को कह सकते हैं। यानी एक तरह की व्यवस्थापिका, यानी सारा का सारा संभालना, जिसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं इसके प्रतिनिधि इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। यानी जितने भी इसके जो सदस्य बने हैं वो सदस्य क्या होते हैं? इसमें एकत्रित होते हैं। इसमें एक जो होता है वो अध्यक्ष होते हैं और 7 होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। एक होता है वो अध्यक्ष होता है इसमें महासभा में, और 7 होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। यानी 7 उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष होता है। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 इसकी जो महत्वपूर्ण समितियां भी इसकी होती है। इसका कार्य होता है बजट पारित करना, या फिर जो सदस्य राज्य हैं, नए जो सदस्य राज्यों का प्रवेश है, निष्कासन है या निलंबन है, ये इनका महासभा का जो ये प्रमुख कार्य रहता है। दूसरी हम बात कर रहे थे वो है सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद भी एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कह सकते हैं। जैसे हमने महासभा को व्यवस्थापिका के रूप में माना, वैसे सुरक्षा परिषद को हम ये कार्यपालिका के रूप में देख सकते हैं। इसके 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य माने गए हैं। 15 में से 5 जो स्थायी होते हैं वो सदस्य, 15 में से 5 स्थायी सदस्य और 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। ये बात ध्यान रखना, 5 स्थायी सदस्य और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य के बारे में बात करूं तो ये प्रश्न कई बार आपके आता है कि 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछता है जो है ना संयुक्त राष्ट्र के 5 जो स्थायी सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों के नाम। अमेरिका है, मैं बता देती हूँ, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये इसके हैं वो हैं स्थायी सदस्य। ये 5 के 5 स्थायी का मतलब होता है ये परमानेंट है, यानी स्थायी रूप से ये हमेशा इसके सदस्य बने रहेंगे, इसके सदस्य रहेंगे। और 10 है अस्थायी सदस्य, वो है बाकी क्या है अस्थायी, यानी पूरे के पूरे स्थायी रूप से इसको हम नहीं मान सकते। ये जो संस्था है वो निरंतर कार्य करने वाली संस्था है और 14 दिन में एक बार इसकी बैठक होती है। यानी 14 दिन के बाद एक बार इसकी बैठक होनी आवश्यक होती है। यानी 14 दिन में एक बार इसकी बैठक होती है। सुरक्षा परिषद और महासभा, हमने देखा महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय उनके जो जजों की नियुक्ति भी करते हैं। दोनों के जो सदस्य मिलकर क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जजों की नियुक्ति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम करने का कार्य भी इन दोनों संस्थाओं के द्वारा भी किया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके पास एक विटो, जिसको कहते हैं निषेधाधिकार, ये बात ध्यान रखना,
वीटो का जो अधिकार होता है, निषेधाधिकार, इनके पास है। इन सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उन 5 स्थायी सदस्यों के पास में एक वीटो कह सकते हैं, निषेधाधिकार। ये भी प्रश्न आता है कई बार, निषेधाधिकार। इनके पास एक विशेष अधिकार है, यानी कोई भी यदि महत्वपूर्ण निर्णय में एक सदस्य भी यदि मना कर देता है तो वो निर्णय पारित नहीं होता है। यानी कोई भी यदि आप निर्णय लेना चाहो इस जो महासभा में या सुरक्षा परिषद में जो निर्णय लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उस समय ये वीटो का अधिकार, यानी वीटो यदि करते हैं, इनमें से आपने देखा अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, यदि 5 सदस्यों में कोई भी एक सदस्य इस जो इसकी यदि असहमति होती है किसी निर्णय पर, तो वो निर्णय सहमत नहीं होता, यानी वो निर्णय मान्य नहीं होता है। तो इसके लिए वीटो का जो स्थायी सदस्य यदि कर रहे हैं तो उसके लिए उपस्थिति भी उसकी आवश्यक है। जैसे मैं एक उदाहरण भारत के तौर पे मैं उदाहरण दूं, भारत है वो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य होने की, उसमें जितनी जो उसकी जो शर्तें होती हैं वो सारी के सारी वो शर्तों के अनुसार वो भारत एक संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनने के लायक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि यही अधिकार वीटो निषेधाधिकार है, इसका प्रयोग यहाँ पर जो चीन के हम बारे में बात करें तो हस्ताक्षर जब किए जाते हैं स्थायी सदस्य बनाने के लिए जो अनुमोदन आवश्यकता होती है, उसमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस और ब्रिटेन, चारों के चारों सदस्य ने भारत को स्थायी सदस्य के लिए हस्ताक्षर कर रखे हैं। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिसने अभी तक भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए हस्ताक्षर नहीं किए। यही कारण है कि भारत आज तक ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, स्थायी सदस्यता नहीं पा सका है। यानी चारों ने कर रखे हैं, लेकिन ये चीन की वजह से भारत का जो निर्णय रुका हुआ है, क्योंकि इसका विषय निषेधाधिकार का यही है कि एक की भी सहमति हो, असहमति हो, तो फिर इसका निर्णय को मान्य नहीं माना जाएगा। तो ये सुरक्षा परिषद के बारे में। अगला हम देखते हैं वो आर्थिक और सामाजिक परिषद। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वो है इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद के बारे में बात करें तो इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। इनके जितने सदस्य होते हैं उनके 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। सदस्यों के लिए जो सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है मानी जाती है 54, यानी 54 जो सदस्य इसके हैं, और 1/3 यानी 1/3 जो रिक्त स्थान उनके लिए छोड़े जाते हैं। इस जो आर्थिक और सामाजिक न्याय परिषद का जो कार्य है वो संसार के जितने भी गरीब हैं या बीमार हैं, जो असहाय हैं, उन लोगों को सहायता देना है। यानी उनके जो आर्थिक और सामाजिक जो विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना उस जो अंग का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला जो हम करे थे वो है न्याय परिषद। अगला इसका महत्वपूर्ण अंग हम मान सकते हैं न्याय परिषद। न्याय परिषद की एक सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हुई थी उसी समय ये व्यवस्था की गई थी वे प्रदेश जो अविकसित हैं और जो पिछड़े हुए हैं, जिसमें स्वायत्त शासन नहीं है, यानी जो आर्थिक रूप से आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, उन प्रदेशों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की न्याय परिषद की स्थापना की गई है ताकि उनको जो प्रदेशों को विकसित राष्ट्र के वो धरोहर के रूप में सौंप दिया जाए, और जब तक सौंप दिया जाए तब तक वो अपने आप को जब तक वो उनको विकसित राष्ट्र के रूप में संपन्न ना करे, यानी उनको एक धरोहर के रूप में विकसित राष्ट्र के रूप में धरोहर के रूप में दिए जाते हैं ताकि उनमें भी क्या स्वायत्त शासी हो, वो अपने आप को स्वतंत्र वो है महसूस करें और स्वतंत्रता के प्रति उनमें जागरूकता उत्पन्न की जा सके। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना ये प्रश्न कई बार आता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको मिलेगा हेग नगर। ये कहाँ पर है, होलैंड। होलैंड का जो हेग नगर है वहां पर 1946 में इस जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी इसमें जितने भी
सदस्य यहाँ होते हैं जिसमें जैसे जज हैं, तो यहाँ पर जज होते हैं वो कुल 15 जज होते हैं, यानी 15 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। इनका 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनका जो ये 15 जो न्यायाधीश हैं उनके 9 वर्ष का कार्यकाल होता है और 5 न्यायाधीश हैं वो प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनकी जगह नए जो सदस्य न्यायाधीश हैं वो आते रहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आपके जो प्रश्न के लिए पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका हेग नगर पोलैंड के हेग नगर में इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इनके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हमने देखा था सुरक्षा परिषद और महासभा के जो सदस्यों के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इस न्यायालय का प्रमुख कार्य होता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर विचार करना और इसका क्षेत्राधिकार उन सभी राष्ट्रों के लिए आता है जो इस संविधान को स्वीकार कर चुके हैं, यानी सभी देश के संस्थापक सदस्य हैं उनके ये सारे के सारे संविधान क्षेत्र में आते हैं, यानी उन सब पे कानून यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर विचार करने का कार्य किसका है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य है। अगला हम देखें तो इसका जो अंतिम जो है अंग वो हमने देखा था वो है सचिवालय। ये भी एक जो हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी हम मान सकते हैं। कौन सा है? सचिवालय। सचिवालय ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्व, तो ये इसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग हम मान सकते हैं। हमने जैसे महासभा के बारे में देखा, एक जो है व्यवस्थापिका के रूप में, साक्षरता परिषद को अपने कार्यपालिका के रूप में देखा। इसी प्रकार सचिवालय है वो एक हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। सारे के सारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य हैं उनको संपादित करने का कार्य सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। इस सचिवालय का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कहलाता है महासचिव, और महासचिव के संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे महत्वपूर्ण ये पद होता है किसका? महासचिव का, जो सचिवालय की सहायता से अपना सारा का सारा कार्य करता है। अपने पद के कारण ही, अपने इसी पद यानी महासचिव के पद के कारण संयुक्त राष्ट्र के जितने भी अंग हैं, हमने देखा था महासभा, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उनके जितने भी अंगों के जितने भी कार्यों को संपादित करने में वो जितने भी कार्यवाही होता है इसमें वो उपस्थित रहता है, उसके जो कार्यवाही में वो भाग लेता है। इसलिए महासचिव का जो पद होता है वो अत्यंत ही महत्व का पद होता है। इस प्रकार हम वर्तमान में इसकी बात करें तो बताया जाता है वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 193 सदस्य जो देश हैं इसके जो हैं सदस्य हैं, ये ध्यान रखना। वर्तमान में 193 सदस्य इसके जो सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हमने जो 6 महत्वपूर्ण जो अंग पढ़े हैं उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ विशिष्ट निकाय हुए हैं, बहुत सारे और भी संगठन विशिष्ट क्षेत्रों में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापकता और विभिन्न कार्यों में सहयोग देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विशिष्ट निकाय हैं, जिसके बारे में मैं बता देती हूँ कौन कौन से जो अपने सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए यहाँ पर जो वो सब सारे के सारे सामाजिक है, आर्थिक है, न्याय है, उन सारे कार्यों को संपादित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे निकाय हैं। तो हम बात करें तो सबसे पहले निकाय की बात करें, सबसे पहले ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, वैज्ञानिक में सांस्कृतिक संगठन, एक ये निकाय है जो कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है, विश्व डाक संघ है, अगला हम कर सकते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम है,
निगम है, बहुत सारे यहाँ पर निगम है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर जो विशिष्ट क्षेत्र में अलग अलग यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के निकाय हैं जो यहाँ इसके लिए सहयोग देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्यक्रम या अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। तो हम राष्ट्रीय संघ की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्र संघ की अपेक्षा कुछ ज्यादा सफलताएं मिली हैं, बहुत सारी सफलताएं मिली हैं। जैसे बात करें तो यहाँ पर इंडोनेशिया है, फिलिस्तीन है, कांगो है, सीरिया है, लीबिया, इनके युद्ध को यानी ये आपस में जो राष्ट्र के बीच जो तनाव चला था उन्होंने उनको सुलझाया। यानी कई बार स्थिति बन गई थी युद्ध वापस होने की, लेकिन उन्होंने इसको क्या कर लिया, इन समस्याओं को क्या कर दिया, हल कर दिया ताकि ये समस्या नहीं बढ़ी। लेकिन आज भी हम कह सकते हैं जो निशस्त्रीकरण के मामले पर या कश्मीर विवाद पर, कश्मीर विवाद अपना भारत का ही है, कश्मीर विवाद है या कोरिया जो विवाद है वो अभी भी बना हुआ है। और आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद और अन्य कई युद्ध भी हैं जिनको रोकने में ये संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका रोकने में वो असफल हम कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र को अपना योगदान दिया है, अपना भारत ने भी बहुत सारे योगदान दिए हैं। कोरिया संकट के समय या स्वेज संकट के समय, जो है कांगो संकट के समय, सोमालिया संकट के समय भारत ने अपने सैनिकों के द्वारा सैनिक टुकड़ी भी भेजी है और अपनी खाद्य सामग्री भी यहाँ पर भेजी है। भारत ने एशिया और अफ्रीका के कई देशों को जो है स्वतंत्र दिलाने का भी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में समर्थन दिया। तो इस प्रकार हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय जो एक व्यापक जो संस्था है जो आज भी यहाँ पर अपना जो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए यहाँ कार्य कर रही है। आज इसके वर्तमान में 193 सदस्य जो इसके माननीय सदस्य इनकी संख्या हम 193 कह सकते हैं। यानी 51 देशों के संस्थापक सदस्यों के साथ ही शुरू हुई संस्था आज 193 सदस्यों के साथ यहाँ पर अपना ये कार्य कर रही है। इसके ये कार्य जिसके जो 6 अंग हैं वो मिलकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आपका जो आर्थिक सामाजिक परिषद है, आपका न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, ये सारे के सारे इनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान। और यहाँ पर बहुत सारे जो विशिष्ट निकाय भी हैं जो यहाँ पर अपने अपने विशिष्ट क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आज हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बड़ा योगदान है। अब हम थोड़ा सा विस्तार हम देखेंगे जो पश्चिमी जो देशों का है वो औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जो पश्चिम देशों ने अपना साम्राज्य जो औपनिवेशिक विस्तार किया था इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। यानी पश्चिम का औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार, पश्चिम का साम्राज्य विस्तार। और जो हम पश्चिम का जो औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करें तो पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए नए देशों की खोज की। यानी पश्चिम में जितने भी जो पश्चिमी जो देश थे उन्होंने क्या किया था, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने नए नए स्थान खोजे, नए नए स्थानों की यहाँ पर उन्होंने खोज की और फिर उन्होंने वहाँ से व्यापार की सुविधा प्राप्त की। उसके बाद वहाँ पर अपना साम्राज्य ही स्थापित कर लिया इन्होंने पश्चिमी देशों ने। तो इसी जो पश्चिमी देशों की इस प्रवृत्ति को जो विद्वानों ने क्या कहा था, पश्चिमी देशों का औपनिवेशिक विस्तार या साम्राज्यवादी विस्तार जो विद्वानों के द्वारा कहा गया था। 16वीं और 18वीं सदी के मध्य की बात करें हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 16वीं और 18वीं सदी में यहाँ पर हमने देखा था पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली हैं, इंग्लैंड के हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं। तो ये सारे के सारे जो यहाँ के जो लोगों ने क्या किया था, भौगोलिक खोजों के माध्यम से बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य यहाँ पर उन्होंने स्थापित कर लिए। अफ्रीका महाद्वीप में तो पश्चिमी देशों ने लगभग उसका जो 5वें भाग पर विशेषकर समुद्री किनारे पर अधिकार कर लिया। अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो ये लोग क्या करते थे, दासों का व्यापार करने लगे। यानी अफ्रीका में जो व्यापार चलता था वो दास बनाने का,
और उन दासों के साथ बहुत ही जो है वो अनुमानसिक जो मानसिक जो है वो अत्याचार किया जाता था, उन पे कोड़े बरसाए जाते थे। इन देशों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक कार्यों की पूर्ति के लिए जितने भी उचित और अनुचित तरीके वो सारे के सारे तरीके पश्चिमी देशों ने उपनिवेश जो राष्ट्र है उनमें अपनाए, यानी अपना उपनिवेश बना लिया। हमने चर्चा की थी पिछले जो छोटी क्लासों में कि उपनिवेश क्या होता है, जब कोई देश दूसरे देश पर यानी शक्तिशाली देश पर दूसरे देश पर उसकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक पूरे देश पे अधिकार कर लेता है तो वो देश उसका उपनिवेश कहलाता है। जैसे इंग्लैंड ने हमारे देश भारत को उपनिवेश बनाया था, तो उसी प्रकार उन्होंने भी क्या किया था, सारे के सारे अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए सारे वो तरीके अपनाए जो चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने कारण की बात करें, क्या कारण है कि उन्होंने अपना साम्राज्यवादी विस्तार किया। तो सबसे पहले कारण की बात करें तो वो अपना जो साम्राज्य विस्तार के पीछे प्रमुख कारण अपने आर्थिक भूख यानी अपनी जो आर्थिक यानी अपने संसाधनों का विकास करना, इसके लिए वो क्या करने लगे, वो साम्राज्यवादी विस्तार की ओर में आ गए। दूसरा, उसी समय जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई तो उसके बाद इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उन लोगों ने क्या किया, औद्योगिक जो उत्पादन उनके उत्पादन में वृद्धि हो गई, यानी जब क्रांति आ गई, मशीनों से जब काम होने लग गया तो इनमें उत्पादन में भी वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई। तो उस उत्पादन को खपाने के लिए भी नए स्थान की आवश्यकता थी, यानी नए स्थान कहाँ पर खपाएं अपने उत्पादन को, इसके लिए उन्होंने भौगोलिक खोजें प्रारंभ की। धीरे धीरे एशिया और महाद्वीप में ऐसे देश उनको जो महाद्वीप से मिले, उनको महाद्वीप जहाँ पर उनको यहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित उन्होंने किए। अपना उद्योग चलाने के लिए उन्हें जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता हो वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार करने का उन्होंने प्रयास किया। जैसे उदाहरण भारत है, भारत में यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ही उन्नत स्तर पर थे, यहाँ पर कच्चे माल की बहुत ही उपलब्धता थी, तो इंग्लैंड ने हमारे पूरे के पूरे जो उद्योग धंधे उस पर अपना अधिकार यानी साम्राज्य पूरा यहाँ पर उन्होंने स्थापित कर लिया था। यूरोपीय देशों में पूंजी भी एकत्रित होने लग गई, तो उसके निवेश के लिए भी नए स्थानों की आवश्यकता के कारण भी उन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्यवादी विस्तार का एक रूप दिया। उन देशों में क्या हो गया, जो उत्पादन की में वृद्धि हुई, औद्योगिक क्रांति हो गई, तो आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। तो इन आबादी को बसाने के लिए भी उन देशों ने क्या किया, अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया। औपनिवेशिक विस्तार के क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने इसमें एशिया और अफ्रीका यानी ये दो महाद्वीप ऐसे थे, एक तो एशिया था और दूसरा था अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका दो ही महाद्वीप ऐसे थे जहां पर शोषण और साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे अधिक संभावनाएं थी, यानी कि उन्होंने एशिया में उस स्थानों को जगह को खोजा जहां पर वो अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर सकते थे। अफ्रीका के उस स्थानों को खोजा जहां पर वो साम्राज्यवादी विस्तार कर सकते थे। एशिया की बात करें तो एशिया में देखो अपना भारत है, नेपाल है, भूटान है, ये श्रीलंका है, यानी बहुत सारे इन देशों पे उन्होंने क्या कर लिया था, अपना जो उपनिवेश विस्तार पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जैसे भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे जो आए थे जातियां, पुर्तगाली, डच है, फ्रांसीसी हैं, जो अंग्रेज हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने आपसी संघर्षों के बाद बंगाल में प्लासी और बक्सर का युद्ध करने के बाद पूरे के पूरे भारत को एक उपनिवेश बना दिया, यानी अपने साम्राज्यवादी विस्तार यहीं पर उन्होंने शुरू कर दिया। श्रीलंका पर भी अंग्रेजों का बताया जाता है राज है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो इंडोनेशिया है, जावा है, जो ये सारे के सारे जो द्वीप हैं उन पर भी क्या किया था, ये जो पश्चिमी देशों ने अपना साम्राज्यवादी विस्तार किया था। अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीका में भी मुख्य रूप से दो शक्तियां थी, इंग्लैंड और फ्रांस, जो दो महाशक्तियां, उन्होंने क्या किया, अपना सबसे ज्यादा साम्राज्यवादी विस्तार किया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर रंग जो भेद की नीति अपनाई थी। हम जब अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें आपने देखा था सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो ये अपना आंदोलन चलाया था जो रंग भेद नीति के विरुद्ध, तो यही अफ्रीका में अंग्रेजों ने रंग भेद नीति सबसे पहले यहाँ अपनाई थी, उसके बाद भारत में भी उन्होंने अपनाई थी। तो अफ्रीका के लोगों के साथ अंग्रेजों ने यहाँ रंग भेद की नीति भी अपनाई, ऐसे लोगों का उन्होंने शोषण किया और उन पर अत्याचार भी किया था। और यहाँ पर
सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति थी वो लोगों की जो दास बनाए जाते थे, यानी दास प्रथा का यहाँ पर प्रचलन था। तो इस प्रकार हमने देखा जो पश्चिमी देशों का औपनिवेशिक विस्तार अपने जो आर्थिक जो भूख के लिए या कह सकते हैं अपने आर्थिक राजनीतिक जो हेतु की पूर्ति के लिए उन्होंने जो देशों को अपना जो उपनिवेश बनाए, साम्राज्य विस्तार किया, ये इसका ये जो प्रमुख कारण है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर उन्होंने सबसे ज्यादा उपनिवेशिक विस्तार यहाँ पर किया। तो आज हमने देखा सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो है प्रश्न कई बार आपके आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ सारे के सारे सम्मेलन होने के बाद जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ की उसको पूरा का पूरा ये तैयार माना गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये प्रश्न कई बार आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 6 अंग पढ़े थे उनके बारे में आता है, सचिवालय के बारे में, और खासकर जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो आपको हमने जो सदस्य पढ़े थे 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, उसके बारे में भी कई बार प्रश्न आता है। तो इसको एक बार आप ध्यान से देखना, विस्तार से समझना। तो आज के लिए इतना ही। आज भी हमारे ये प्रकरण यहीं पर पूरा हुआ। नमस्कार।